स्टेटमेंट, BRS। चलेगा। अब बहुत ध्यान से आराम से इस चैप्टर को समझना है। हालांकि आपने काफी कुछ चीजें इसकी पढ़ी हुई हैं, हम इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है, एक देखो, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से इस टॉपिक को समझना, जहां आप अटको मुझे वहीं रोक देना। देखिएगा, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी मैक्सिमम 11th-12th की पढ़ाई जो की है वो ऑनलाइन की हुई है स्कूल्स में, ठीक है। तो कई बार वो चीजें थोड़ा सा गैप रह जाता है, तो हमें उन चीजों को पूरा प्रॉपरली कवर करना है। देखिए ये है मिस्टर ए, और ये मिस्टर ए जो हैं ये एक बिजनेस रन कर रहे हैं, बिजनेस, ठीक है। अब इन्होंने क्या कर रखा है, इस बैंक में अपना एक अकाउंट ओपन कर रखा है। कुबेर बैंक, कुबेर बैंक। मिस्टर ए अपने जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं चेक्स के द्वारा या और भी कई ट्रांजैक्शन जो बैंक के द्वारा करते हैं, उसके लिए इन्होंने क्या कर रखा है, यहां पर अपना एक बैंक अकाउंट ओपन कर रखा है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए को किसी भी अपने कस्टमर से क्या मिला, चेक मिला, ताकि उस चेक का पैसा वो किस अकाउंट में जाएगा, उनके यहां उन्होंने जो बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ है वहां जाएगा। कई ट्रांजैक्शन होंगे जो मिस्टर ए बैंक के साथ करते हैं, और इसके लिए उन्होंने इस बैंक में एक अकाउंट ओपन किया हुआ है। अब क्या होता है, टाइम टू टाइम पर मिस्टर ए जैसे ही बैंकों के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, उन ट्रांजैक्शन की एंट्रियां मिस्टर ए भी करता है, और उन ट्रांजैक्शन को जो बैंक के साथ किए गए हैं बैंक भी रिकॉर्ड करता है। बैंक जहां रिकॉर्ड करता है उसे आप क्या बोलते हो, पासबुक। पासबुक। बैंक क्या करता है, आपको एक बुक प्रोवाइड करता है कि जिसमें आपने बैंक के साथ जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं, आपके उन ट्रांजैक्शन को बैंक उस पासबुक में रिकॉर्ड करता है। और आपने बैंक के साथ जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं, आप उसे कहां रिकॉर्ड करोगे, अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में। आप उसे कहां रिकॉर्ड करते हो, अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपने बैंक के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन किया, तो इसका मतलब अगर आप एक परफेक्ट डबल अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि आपकी पासबुक में शो होने वाला बैंक बैलेंस और आपकी कैश बुक में शो होने वाला बैंक बैलेंस और बैंक की पासबुक में शो होने वाला बैलेंस इक्वल होना चाहिए, टैली होना चाहिए? बताइए। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बैंक को चेक दिया, तो मेरे पास से बैंक में एक एंट्री हो गई कि भैया मेरे बैंक में पैसा जमा हो गया, तो बैंक अकाउंट में भी पासबुक में क्या वो ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट होगा या नहीं होगा?
अगर एक प्रॉपर अकाउंटिंग चल रही है, बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात को, अगर एक प्रॉपर अकाउंटिंग चल रही है तो मैं बैंक के साथ जो भी ट्रांजैक्शन करूंगा तो वो सभी ट्रांजैक्शन दोनों बुक्स में रिफ्लेक्ट होने चाहिए, और उस वजह से कैश बुक के बैंक कॉलम का टोटल बैलेंस आपके पासबुक के बैलेंस से मैच होना चाहिए। बताइए एग्री और नॉट? यस सर। होना चाहिए। यस सर। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये दोनों बैलेंसेस मैच नहीं करते हैं, इनके बैलेंसेस के बीच में क्या आ जाता है, डिफरेंसेस आ जाते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। एज पर पासबुक, इनमें क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। और हमारा ये चैप्टर इसी बात को लेकर है कि भाई अगर ये दोनों बैलेंसेस मैच नहीं कर रहे हैं तो उसके क्या क्या रीजंस हैं, ऐसा क्या हुआ, ऐसे क्या ट्रांजैक्शन हुए जिनकी वजह से इस कैश बुक के द्वारा डिस्क्लोज किए गए बैलेंस और पासबुक के द्वारा डिस्क्लोज किए गए बैलेंस में कुछ वेरिएशन आ गया या कोई डिफरेंस आ गया। तो बेसिकली ये चैप्टर ये बताता है उन रीजंस को ढूंढो और उन रीजंस को ढूंढकर एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करके बताइए ताकि आप ये रिकंसाइल कर सको कि भैया इन दोनों के बीच में इन इन ट्रांजैक्शंस के होने की वजह से क्या आया है, वेरिएशन आया है। और उसी स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। मैं आगे जाके कई ट्रांजैक्शन पर डिस्कशन करूंगा जिसकी वजह से ये वेरिएशन आते हैं, बट मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। बैंक रिकंसिलेशन होता क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो आप प्रिपेयर करोगे ये देखने के लिए कि आपके बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक बैलेंस एज पर पासबुक में जो डिफरेंस आए हैं वो डिफरेंस किस वजह से आए हैं। जब आप उन सभी डिफरेंसेस को नोट डाउन कर लेंगे तो आपके ये दोनों बैलेंसेस क्या हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे। तो इसी मिलान करने को क्या बोला जाता है, रिकंसिलेशन करना बोला जाता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लो थोड़ा इससे हम बाहर आते हैं, आइए, ये कौन है, मिस्टर ए है। समझना ध्यान से, मिस्टर ए ने क्या किया, अपनी वाइफ को यानी मिसेस ए को 10,000 रुपए दिए, 10,000 रुपीज का अमाउंट मिस्टर ए ने मिसेस ए को दिया। ठीक है, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। एट द एंड ऑफ मंथ, ठीक है, एट द एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ मिस्टर ए और मिसेस ए में झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया भाई, झगड़ा किस बात को लेकर हो गया, मिस्टर ए बोलते हैं कि मैंने तुझे जो 10,000 दिए थे मैं उसको भी नोट डाउन कर रहा था, तो मेरे हिसाब से तुम्हारे पास होने चाहिए 3,750 रुपए। मिसेस ए बोल रही है मैंने भी ट्रांजैक्शन लिखे हैं, बोले अपन डायरी में ट्रांजैक्शन लिखते हैं तो मेरे पास तो केवल 2,250 ही रुपए का बैलेंस शो हो रहा है।
बताइए, अब मिस्टर ए और मिसेस ए के द्वारा रिफ्लेक्ट किए गए ये जो बैलेंसेस हैं, क्या इनमें आपको कुछ वेरिएशन या डिफरेंस नजर आ रहा है? यस सर। बात को बहुत ध्यान से समझना। अब ये कैसे चेक करें कि भैया बैलेंस में डिफरेंस क्यों आया? तो ये क्या करेंगे, ईच एंड इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को चेक करेंगे और ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि भैया ऐसे क्या क्या ट्रांजैक्शन रह गए या हमने कुछ ट्रांजैक्शन गलत लिख दिए जिनकी वजह से ये वेरिएशन आया। बस इसको ढूंढना, ये जो डिफरेंस आया, इस डिफरेंस को ढूंढने को ही हम कहते हैं रिकंसाइल करना। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, रिकंसाइल करना। आप एक एक ट्रांजैक्शन को देखोगे और चेक करोगे कि भैया ये वेरिएशन क्यों आया। इसी तरह से अगर आपके पास जो आपने कैश बुक मेंटेन की है और बैंक की पासबुक के बैलेंसेस में अगर कोई भी वेरिएशन आ रहा है, तो हमें उस वेरिएशन को ढूंढने के लिए एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है और उसी स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। हम कुछ नहीं कर रहे इस चैप्टर में, मात्र इन दोनों बैलेंसेस को चेक कर रहे हैं कि भैया ये वेरिएशन क्यों आया। तो बताइए, क्या मीनिंग बिल्कुल क्लियर है अब आपको कि बेसिकली ये स्टेटमेंट क्या शो करेगा? बोलिए। यस सर। बताइए भाई, सभी रिप्लाई किया करो। आप वीडियो ऑन नहीं करते हो तो एटलीस्ट रिप्लाई करिए। दुष्यंत समझ आया? गरिमा, हार्दिक, यस सर। केशव, रिया, यस। चलिएगा। केशव आपको आया समझ में? आइएगा। तो पहले मैं इसकी ये डेफिनेशन लिखवा दूं, फिर हम इस पर और चर्चा करेंगे। बहुत आसान सा चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग। आइएगा, तो पहला पॉइंट डाल के आप सबसे पहले इसका मीनिंग लिखेंगे। लिखें मीनिंग। मीनिंग लिखें, अ स्टेटमेंट which is prepared to reconcile किसको reconcile? सर बैलेंसेस। The causes of difference डिफरेंसेस के कॉजेस को रिकंसाइल करता है। ठीक है, और डिफरेंस किस किस के बीच में, बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। एंड बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, अब जरा अपन बात करते हैं ये डिफरेंसेस आ क्यों जाते हैं। अब कुछ नहीं लिखना आपको, बस आज की क्लास में बस एक डेफिनेशन लिखनी थी आपको। अब अपन थोड़ा चर्चा करते हैं कि क्यों ये डिफरेंसेस आ जाते हैं। कई सारे रीजंस हो सकते हैं। देखिएगा, एग्जाम्पल से हम बात करते हैं। देखिएगा क्या हुआ, मिस्टर ए को
28 मार्च 2021। चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, मिस्टर ए को क्या मिला? चेक मिला अपने एक कस्टमर से। मुझे बताइए, इमीडिएटली जैसे ही उस कस्टमर से आपको चेक मिला, मिस्टर ए ने अपनी बुक्स में क्या एंट्री डाली होगी? सर चेक इन हैंड है या फिर मतलब तो मतलब होता है ना चेक जो ट्रेडर है वो अपने पास रखे तो फिर उस टाइम नहीं, अभी तो उससे कोई बात ही नहीं भाई। मेरे पास अगर चेक आ गया तो मैं एंट्री तो डालूंगा ना। कस्टमर से तो वो अपन उसकी बात नहीं कर रहे कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री वगैरह। मैं तो एक सिंपल सी बात कर रहा हूं। आपको एक चेक मिला तो आप तो ये मान लोगे ना कि आपके पास पैसा आ गया। यस सर, तो बैंक टू आपने एक कस्टमर। एंट्री डाली होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। बोलो एग्री? यस सर। यस सर। भाई अब आप डेटर से दोबारा पैसे थोड़ी मांगोगे। आपके पास डेटर ने एक चेक दे दिया। हम जनरली मानते हैं चेक इज इक्विवेलेंट टू कैश। तो मैंने एंट्री डाल दी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। बताइए क्या सभी जने एग्री हैं इस एंट्री से? यस सर। अब जब मैंने ये एंट्री डाली तो बताओ क्या मैंने इसकी लेजर पोस्टिंग अपनी कैश बुक में कर दी होगी? बिल्कुल करी होगी। और मैंने अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया। बोलो एग्री और नॉट? बिल्कुल धीरे धीरे समझो एक एक ट्रांजैक्शन को। आप जहां अटको प्लीज मुझे वहीं रोक देना। मैं ये बोल रहा हूं जैसे ही मैंने बैंक बैलेंस को बढ़ाया तो अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। यस सर। लेकिन अभी तक मैंने ये चेक बैंक में डिपॉजिट ही नहीं करवाया। नॉट येट डिपॉजिटेड। तो बताओ क्या बैंक इसको रिकॉर्ड कर देगा क्या कि भैया आपके अकाउंट No, में sir. पैसा आ गया? नो सर। क्या बैंक मान लेगा कि भैया उस अकाउंट में पैसा आ गया? नहीं आया। नहीं। तो बैंक में आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो लेस रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। बताओ क्या वेरिएशन आ गया कि नहीं आ गया दोनों बैलेंसेस में? यस सर। समझ लो, आपने एंट्री डाल दी लेकिन बैंक तो अभी तक एंट्री डाल ही नहीं सकता ना। बैंक तो तब डालेगा जब बैंक को इस चेक का पैसा मिल जाएगा। आपने तो ये मान लिया कि पैसा मिल गया, बट आपने जब तक उसको डिपॉजिट नहीं करवाया तब तक बैंक तो एंट्री डाल ही नहीं सकता। तो इस वजह से आपके बैंक बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में वेरिएशन आ गया। आओ, क्लियर है ये वाली अकाउंटिंग? बिल्कुल। यस सर। हम केवल रीजन ढूंढ रहे हैं, अकाउंटिंग नहीं सीख रहे। अगर आपको रीजन समझ आ गए तो अकाउंटिंग बहुत आसान लगेगी आपको। आओ, मिस्टर ए और बैंक। देखिए क्या हुआ, मिस्टर ए ने बैंक में कई बार चेक बुक्स इशू करवाई थी। चेक बुक इशू करवाई, ठीक है। लॉकर भी है बैंक में आपका मिस्टर ए का, जहां पर कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े हुए हैं, कुछ आपने ले रखा है। मुझे एक बात बताओ, क्या बैंक आपको इन फैसिलिटी के लिए कुछ चार्जेस लेगा या नहीं लेगा? यस सर। अब मेरी बात को समझना। क्या हुआ, बैंक चार्जेस कैसे लेता है? क्या आपको फोन करके बुलाएगा कि भैया आप 50 रुपए आके जमा करा दो, आप 100 रुपए आके जमा करा दो? नहीं, अकाउंट से काट लेते हैं। बिल्कुल। बैंक इमीडिएटली डेबिटेड फ्रॉम द अकाउंट कर देगा। डेबिटेड फ्रॉम अकाउंट,
डेबिटेड फ्रॉम अकाउंट। इमीडिएटली जैसे ही बैंक ने मेरे अकाउंट से ये पैसा डेबिट किया, मेरा बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, बैंक ने ये काट लिया, मुझे तो इसका पता ही नहीं है। मुझे तो कब पता लगेगा, जब मेरे पास बैंक स्टेटमेंट आएगा। अभी तक मैंने बैंक स्टेटमेंट चेक ही नहीं किया। तो अब क्या हुआ कि मेरा बैंक बैलेंस तो ऑलरेडी इंक्रीज्ड है कि नहीं है, बताओ। यस सर। समझ आ रहा है, मेरी बातें समझ आ रही हैं। मैं सिर्फ ट्रांजैक्शन डिस्कस कर रहा हूं, क्यों ऐसा हो रहा है। हालांकि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होंगे और आपको वो दिए भी जाएंगे। आपको ज्यादा ट्रांजैक्शंस को नहीं ढूंढना है, आपको तो सिंपली अकाउंटिंग करनी है कि भैया अब इसको हम मैच कैसे करवाएं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं, बैंक ने डेबिट कर दिया लेकिन मिस्टर ए को पता ही नहीं है, तो बैंक बैलेंस तो नीचे आ गया पासबुक का, तो लेकिन ए की बुक्स में तो अभी भी हाई बैलेंस शो हो रहा है। इस वजह से दोनों अकाउंट के बैलेंस में वेरिएशन आ जाएगा। आएगा या नहीं बताइए। यस सर। क्लियर है बिल्कुल। यस सर। चलिए, हार्दिक आ रहा है पॉइंट समझ में। यस सर। बाकियों को भी, केशव, लोकेश, मयंक, देखिएगा। मैं एक बहुत सीधी सी बात जानता हूं, हो सकता है आपकी 11th थोड़ी बहुत कमजोर रही हो या ज्यादा रही हो। आप भूल जाओ 11th में क्या पढ़ा था, इसीलिए मैं बिल्कुल जीरो से, मैं इन ट्रांजैक्शंस को भी वापस समझा रहा हूं। मैं हर एक चीज पर बात करूंगा ये मानते हुए कि हमने 11th पढ़ी ही नहीं है। आओ और ट्रांजैक्शन पर चलते हैं। ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए का बैंक है। देखिए, मिस्टर ए को क्या करना था, मिस्टर सी को पेमेंट करना था। ये इसका क्रेडिटर है, क्रेडिटर है। तो मिस्टर ए ने क्या किया, इस क्रेडिटर को चेक काट के दे दिया, चेक इशू कर दिया ₹15,000 का। बताइए मुझे, अगर ए ने चेक दे दिया तो ए तो ये मानेगा ना कि भैया मैंने पैसा दे दिया है। यस तो सर। ए अपनी बुक्स में इमीडिएटली क्या एंट्री डाल देगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तुरंत ये अपने बैंक बैलेंस को कम कर देगा कि भैया मैंने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, चेक दे दिया, तो वहां से मेरे अकाउंट का बैलेंस कम हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, ये क्रेडिटर तो अभी बैंक के पास गया ही नहीं। इसने चेक लिया, अपने पास रखा और इसको अचानक से 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए बाहर जाना पड़ गया। ये बात इसको नहीं पता है। लेकिन इस क्रेडिटर ने अभी तक नॉट यट एनकैश्ड, अभी तक चेक को एनकैश नहीं करवाया। बताओ, क्या बैंक का बैलेंस कम हो गया क्या? नो सर। यानी बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। मैंने तो कम कर दिया था इमीडिएटली चेक इशू करते ही, लेकिन जब तक सामने वाला बैंक से पैसे विथड्रॉ नहीं करवा लेगा तब तक बैंक अकाउंट में, बैंक में एंट्री नहीं हो सकती। तो इस वजह से मेरे पास क्या आ जाएगा, दोनों के बैलेंसेस में वेरिएशन आ जाएगा। बताइए, क्या ये ट्रांजैक्शन समझ आ रहे हैं? ऐसे Yes. कई सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं जिन ट्रांजैक्शंस की वजह से हमारी बुक्स और बैंक की बुक्स में वेरिएशन आ जाता है। तो हमें इन्हीं वेरिएशन को ढूंढना है और इन वेरिएशन को ढूंढकर हमें उनको ठीक करना है। आइए और बात करते हैं। ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए का बैंक है, ठीक है। मिस्टर ए
नहीं, मान लीजिए एक पेमेंट किया है थ्रू बैंक, पेमेंट थ्रू बैंक, लेकिन अब क्या हुआ, गलती से मिस्टर ए ने 2 टाइम्स पेमेंट रिकॉर्ड कर दिया। अकाउंटिंग में एरर हो गई, 2 टाइम्स पेमेंट रिकॉर्ड कर दिया। क्या बैंक भी 2 बार डिडक्ट कर देगा क्या पैसा? नो सर। नो सर। आपने गलती की और आपका मान लो 1000 रुपए का पेमेंट था, आपने अपनी बुक्स में 2000 रुपए डेबिट कर दिए कि भैया मेरा पेमेंट हो गया। क्यों हो गए? ध्यान नहीं रहा, आपने जब 1000 का पेमेंट किया तो आपने एंट्री डाल दी, बाद में अकाउंटेंट को आपने बोला था तो उसने सोचा कि आपने नहीं डाली, उसने भी डाल दी, 2 बार एंट्री डल गई। या फिर मैं ये बोलूं, ऐसा हो जाए 1000 का पेमेंट था, गलती से मैंने 10,000, एक जीरो ज्यादा दब गया है, अकाउंटिंग करते समय ज्यादा लिख गया, तो क्या अगर मैंने अपनी बुक्स में 10 लिख दिया तो क्या बैंक से भी 10 निकल जाएगा क्या? नो सर। नो सर। भाई मैंने बैंक के थ्रू पेमेंट तो 1000 ही किया, मेरे से एरर हुई कि भैया एक जीरो ज्यादा लग गया, तो मेरी बुक्स में तो मैंने 10,000 कम कर दिया, या मैंने 1000 के पेमेंट को 2 बार लिख दिया। बताओ मेरा बैलेंस तो कम हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। मेरी बुक्स तो रिफ्लेक्ट कर रही है कि आपका 2000 का एक खर्चा डेबिट हुआ है बैंक से, लेकिन बैंक बोल रहा है कि मेरे पास से तो 1000 ही गए, तो बैंक का बैलेंस तो इंक्रीज्ड वैल्यू पर शो होगा। यस सर। लीजिए वेरिएशन आ गया। यानी देखो मैं आपको सिर्फ ये ट्रांजैक्शन इसलिए समझा रहा हूं, आपको जो भी ट्रांजैक्शन दिए हुए होंगे आपको बस केवल और केवल इस पूरे चैप्टर में यही करना है। आपको देखना है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसकी वजह से मेरी बैंक की जो पासबुक है और मैंने अपने यहां पर जो कैश बुक मेंटेन कर रखी है उसके बैलेंसेस में जो वेरिएशन आ रहा है वो क्यों आ रहा है? बताइए क्या इतनी ये बातें सबको समझ आई? कोई भी डाउट है आप प्लीज बोलिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि आप अगर कम्युनिकेट नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता लगेगा कि आपको यहां तक की बातें समझ आई या नहीं। सर लास्ट वाला एग्जांपल फिर से रिपीट करना। हाँ जी, लास्ट वाला एग्जांपल मैं वापस बता देता हूं। देखो लास्ट वाले में एक्चुअली मैंने 2 बातें कर ली, मैं पहले एक बात पर कहता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बैंक के थ्रू 1000 रुपीज का पेमेंट किया, ठीक है, आप इसे चाहे चेक मान लो, चाहे आप इसे और कोई ट्रांजैक्शन मान लो, लेकिन गलती से क्या हुआ, जब मैंने अपनी बुक्स में एंट्री डाली तो मैंने 1000 2 बार डेबिट कर दिया अपनी बुक्स में। तो बताओ मेरी बुक्स में मैंने अगर 2000 डेबिट कर दिया तो मेरा बैंक बैलेंस तो 2000 से कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। लेकिन क्या पेमेंट भी बैंक से 2 बार निकल जाएगा क्या? नो सर। पेमेंट तो भाई एक ही बार निकलेगा। तो बैंक से 1000 रुपए कम हुए, तो मुझे ये बताओ कि बैंक में तो बैलेंस ज्यादा शो हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? यस सर। और मैंने उसको कम कर दिया। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने एक ट्रांजैक्शन को 2 बार रिकॉर्ड कर दिया अपनी कैश बुक में, जबकि एक्चुअली में वो ट्रांजैक्शन एक ही बार हुआ था। तो इस वजह से दोनों वैल्यू में डिफरेंसेस आ गए। हाँ जी, वेरिएशन हमेशा डिफर होगा, बिल्कुल। अगर किसी ट्रांजैक्शन को लेकर वेरिएशन नहीं है तो मुझे इस चैप्टर में उसकी बात ही नहीं करनी। आप किसी भी चीज को रिकंसाइल कब करोगे? जब बैलेंस में डिफरेंस होगा। आप समझ रहे हो? अगर बैलेंस में डिफरेंस ही नहीं है तो उसको रिकंसाइल क्या करना? फॉर एग्जाम्पल जो मैंने यहां बात की थी, मान लो मिस्टर ए बोल रहे हैं अपनी वाइफ को कि तुम्हारे पास 3750 होने चाहिए, मिसेस ए बोल रही है कि हाँ मेरे पास 3750 हैं। तो बताओ क्या इनके पास के बैलेंसेस में वेरिएशन है क्या?
No, No, sir. sir. अगर वेरिएशन नहीं है तो नो नीड टू प्रिपेयर रिकंसिलेशन। हालांकि इट मे बी पॉसिबल कि वेरिएशन नहीं है फिर भी कुछ डिफरेंसेस रह जाएं, बट अगर मुझे दोनों के बैलेंसेस मैच कर रहे हैं तो फिर इस चीज को हम अपने एक और चैप्टर में पढ़ते हैं, एरर्स का हो जाना। मैं अभी उसकी डिस्कशन यहां पर नहीं कर रहा हूं। यहां मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि एक पर्सन और दूसरे पर्सन के पास जो बैलेंसेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उसमें वेरिएशन आ गया, तो मुझे उस वेरिएशन के रीजन ढूंढने हैं। ठीक है, क्लियर बिल्कुल? दुष्यंत, आया पॉइंट समझ में? यस सर। चलिए, आइए आगे लिखते हैं। अब अपन सेकंड पॉइंट डालिए। मीनिंग के बाद अब नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे। लिखें, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज only a statement and not considered as part of books of accounts. या मैं ऐसा बोलूं कि ये आपके अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है। आप अपनी जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, आपको ध्यान है अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है आपकी? व्हाट इज योर प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग? Sir, recording, classifying, measuring. चलिए, इसको थोड़ा सा अपन चैप्टरों के नाम के साथ बात करें तो मैं क्या बोलूंगा, देखिए आप जर्नल एंट्री जब चालू करते हैं वहां से आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर दैट आप सभी के लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करके उनके बैलेंसेस निकालते हैं। आफ्टर दैट you have to prepare various subsidiary books to find out the balances again. After that you are preparing trial balance and then preparation of final accounts. ये आपका एक पूरा प्रोसेस होता है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने का। मैंने एक प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बात की, आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है जर्नल एंट्रीज से और एंड कहां जाकर होती है? जब आप अपने क्या प्रिपेयर कर लेते हो? Final accounts. फाइनल अकाउंट्स। तो एक पर्टिकुलर पीरियड की अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई, लेकिन इस प्रोसेसिंग में बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कहीं नहीं आता है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये सिंपली एक स्टेटमेंट है जो आप इसलिए बना रहे हो ताकि आपको ये पता लग जाए कि भैया इन बैलेंसेस में डिफरेंस क्यों है, लेकिन इसका बुक्स ऑफ अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। और इसी वजह से एक और पॉइंट बना, बीआरएस कैन बी प्रिपेयर्ड एनी टाइम। BRS can be prepared any time during the financial year. BRS can be prepared any time during the financial year as and when required. आपको जब रिक्वायरमेंट लगती है बैलेंसेस में आपको डिफरेंस नजर आ गया, आप बना लो। पर्टिकुलर डेट पर बनाया जाता है और जानते हो इसीलिए बीआरएस की जब हेडिंग होती है ना, तो हेडिंग हमेशा एज ऑन होती है, फॉर द ईयर नहीं होती, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसका कोई एक टाइम पीरियड फिक्स्ड है। हम ये देखते हैं कि अगर आज के दिन बैंक बैलेंस में डिफरेंस, जैसे फॉर एग्जांपल आज का डेट है 12 अगस्त, मैंने आज ये देखा कि मेरे दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस है और मैं आज रिकंसिलेशन बना रहा हूं, तो मैं उस पर क्या लिखूंगा? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 12 अगस्त।
मेरी बात समझ आ रही है? कभी भी प्रिपेयर कर सकते हो, और ये जिस दिन प्रिपेयर किया जाता है उस दिन के रिकंसिलेशन की बातें करता है कि भैया 12 अगस्त को जो डिफरेंसेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उन डिफरेंसेस के लिए हमने ये प्रिपेयर किया है। ठीक है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और एक लास्ट पॉइंट और लिख लो, BRS is prepared on a particular date hence bank reconciliation statement as on, हेडिंग ये डल की है, लीजिएगा। बस मैंने आज आपको 4 बातें समझाई हैं। पहला, मीनिंग क्या है बैंक रिकंसिलिएशन का। दूसरा, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं है। तीसरा, आप कभी भी बना सकते हो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। और चौथा, ये पर्टिकुलर डेट पर बताया जाता है, इसीलिए इसकी हेडिंग हमेशा एज ऑन के साथ चलती है कि आप जिस दिन बना रहे हो उस दिन के बैलेंस को आप रिकंसाइल कर रहे हो। बताइए, क्या यहां तक की बात में आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे बताएं। सर एक बार ऊपर वाला इंट्रोडक्शन है ना, वो बता दीजिए। हाँ जी, कौन सा मीनिंग वाला पार्ट, क्या बताऊं? सर वो अभी क्या है, नेटवर्क इशू था, जब मैंने थोड़ी लेट ज्वाइन करी थी, इस चक्कर में आपने स्टार्टिंग में बताया था ना वो वाला। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था भैया, ये चैप्टर क्या बताता है कि मान लो आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं और उस बिजनेस के लिए आपने एक बैंक अकाउंट ओपन कर रखा है। ठीक है, अब आप जब भी बैंक के साथ कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप उसे अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में लिखते हैं और उसी ट्रांजैक्शन को बैंक पासबुक में एंटर करता है। क्लियर यहां तक? यस सर। अब क्या हो रहा है कि मुझे ये पता लगा कि मेरे कैश बुक के बैंक बैलेंस में और बैंक की पासबुक में जो बैलेंस शो हो रहा है उसमें कुछ वेरिएशन आ गया है, कुछ डिफरेंस आ गया। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हुए हैं जिनकी अकाउंटिंग नहीं हो पाई और उस रीजन से मेरी कैश बुक और बैंक की पासबुक में कुछ वेरिएशन आ गया। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या बताता है कि भैया ये जो डिफरेंस आया है इन दोनों बुक्स में, उनके रीजंस को ढूंढो और उनके रीजंस का एक स्टेटमेंट तैयार करो ताकि आपको ये पता लग सके कि किन किन ट्रांजैक्शन की वजह से ये वेरिएशन आया है। और इसी स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं। फिर मैंने कुछ ट्रांजैक्शन समझाए कि भैया कैसे ये ट्रांजैक्शन हुए जिस वजह से ये वेरिएशन आना राइज हुआ। जैसे आपको एक कस्टमर से चेक मिला, अब आपको जो चेक मिला, आपने उस चेक को आपको जो चेक मिला, आपने उस चेक को अभी तक डिपॉजिट ही नहीं करवाया। चेक तो मिल गया तो एंट्री तो पास हो गई, लेकिन आपने उसको अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया तो बैंक का बैलेंस तो नहीं बढ़ा, तो वेरिएशन आ गया। आपने बैंक में लॉकर फैसिलिटी ले रखी है,
आपने बैंक में चेकबुक्स ली तो बैंक ने आपके कुछ चार्जेस डेबिट किए, लेकिन आपको इंटीमेशन नहीं मिली। तो बैंक ने जब डेबिट किया तो बैंक बैलेंस कम हो गया, लेकिन आपको इंटीमेशन नहीं थी तो आपका बैलेंस बढ़ा हुआ है। आपने अपने क्रेडिटर को एक चेक दिया, आपने तो मान लिया कि भैया क्रेडिटर पैसा ले लेगा, तो आपने अपने बैंक बैलेंस को कम कर दिया, लेकिन क्रेडिटर ने अभी तक उसे एनकैश ही नहीं करवाया, तो बैलेंस बढ़ा हुआ है। तो मतलब ये ट्रांजैक्शन मैंने डिस्कस किए जिनकी वजह से इन दोनों बैलेंसेस में क्या आता है, डिफरेंस आता है। और उसके बाद मैंने ये कुछ बातें लिखवाई। अब हम सीखेंगे कल से कि अगर ये वेरिएशन के रीजंस हमें दे दिए जाएं तो हम अपना वो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कैसे करेंगे, और साथ साथ में हम रीजंस पर बात करते चलेंगे। बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। बोलिए, क्लियर है अब यहां तक सबको? यस सर। चलिएगा, देखिए किसी को कोई भी डाउट रहे फिर भी इन केस, तो देखिए क्या होता है कि आप लोग मान लीजिए मुझे कॉल करेंगे, तो मे बी पॉसिबल मैं कॉल पिक नहीं कर पाऊं, क्योंकि मेरी क्लासेस का टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होता है। टोटल इन अ डे मैं करीबन अप्रोक्स अभी 9 to 10 आवर्स की क्लासेस ले रहा हूं। तो आप लोग एक काम किया कीजिए, अगर कोई भी आपको क्वेश्चन में कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें पर्सनली। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा मैं आपसे कॉल बैक या मैसेज पर आपसे बात कर लूंगा, क्योंकि ये बहुत होता है कि जैसे आप अगर कॉल कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम के लिए तो मैं कॉल ना ले पाऊं, क्योंकि मेरी नॉन स्टॉप क्लासेस होती हैं। अब मैं 9 to 10 आवर्स पढ़ाता हूं, तो आपको भी नहीं पता मेरी कब क्लास है कब नहीं। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप पर करें ज्यादा बढ़िया है। कई बार ऐसा होता है कि आप अगर टेलीग्राम पर कर रहे हैं तो मैं उस मैसेज को देख ही नहीं पा रहा हूं, क्योंकि टेलीग्राम में इतने तो मेरे ग्रुप्स बने हुए हैं। तो अगर इन केस आपके पास नंबर नहीं है तो आप मेरा नंबर ले लें। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है आप इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर दें। इन केस मैं कॉल नहीं उठा पाऊंगा तो मैं आपसे लेटर ऑन बात कर लूंगा, लेकिन आप बिल्कुल आप कम्युनिकेट करें, जो भी प्रॉब्लम आपको आए यू कैन डिस्कस, आराम से आप बात कर सकते हैं। बट थोड़ा सा कॉलिंग की जरूरत है। अगर आप इवनिंग टाइम में करेंगे तो फिर भी मैं पिक कर लेता हूं, बट फिर भी अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज छोड़ देंगे बस, ठीक है। बट अब आप रेगुलर रहिए और सभी जने रेगुलरली उन टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। प्लस कहीं पर भी आपको क्लास के दौरान प्रॉब्लम आ रही है किसी भी कॉन्सेप्ट में, आप उसी समय मुझे रोकें। जब तक हर जने को क्लियर नहीं होगा हम अगले टॉपिक की तरफ या आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, आप निश्चिंत रहें बिल्कुल, ठीक है। तो आप थोड़ा कम्युनिकेट करो, जब तक आप मुझसे कम्युनिकेट नहीं करोगे तब तक मुझे पता नहीं लगेगा, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल? दुष्यंत, Thank you, sir. हार्दिक, हर्ष, केशव, हर्षिता, समझ आया आज का सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास अपनी यहीं तक। थैंक यू Thank, सर। thank you, sir. ओके, वेलकम। अभी कंटिन्यू है क्या आपकी क्लास, है ना? मैम आ गई शायद। Yes, sir. ये सर आप होस्ट बना दीजिए मेरे को। हाँ मैम, एक मिनट। थैंक यू। ओके मैम।